नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 मार्च 2024 है। देश में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कुल 7 चरणों में मतदान होना है, जो कि 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून 2024 को समाप्त होगा। 4 जून 2024 को परिणाम आएंगे। राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है और इस सब के बीच हम बात कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। मार्च का महीना समाप्ति को है, यानी वित्त वर्ष 2023-24 समाप्त होने में अब मात्र 1 सप्ताह का समय रह गया है। हम जब भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वित्त वर्ष की बात करते हैं। तो वित्त वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक। तो अब मार्च का महीना वित्त वर्ष 2023-24 समाप्त होने को है, तो इस पर हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। रूस यूक्रेन के बीच 2 साल से अधिक समय से लड़ाई चल रही है। अमेरिका सहित पूरा यूरोप रूस के खिलाफ लामबंद है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि पिछले दिनों भारत ने दोनों देशों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से चीजों को सुलझाने का एक बार फिर से सुझाव दिया है। लेकिन अभी एक दिन पहले ही मॉस्को के क्राकस सिटी हॉल में बड़ा आतंकी हमला हो गया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास लड़ाई में उलझे हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। इजराइल लड़ाई रोकने को तैयार नहीं है। अमेरिका तथा अन्य देश प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन फिलहाल इसका कोई परिणाम सामने दिख नहीं रहा। तो दुनिया की इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम सरकार की वित्तीय स्थिति की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वित्त वर्ष समाप्त होने को, तो इस साल के समाप्त होने पर सरकार की स्थिति क्या है। जो बजट पेश किया था सरकार ने, उस कहां तक पूरा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट के मुताबिक जो 23-24 वित्त वर्ष है, जो अब समाप्त होने जा रहा है, तो कुल राजस्व प्राप्तियां नहीं, सरकार को जो भी कमाई होती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जो दूसरी गैर कर प्राप्तियां सरकार की हैं, तो उसमें कहा था कि कुल टोटल प्राप्ति सरकार की रहेगी 30,03,000 करोड़ रुपए। ये संशोधित अनुमान उसमें रखा गया था। तो अब देखते हैं कि 30,03,000 करोड़ रुपए में सरकार को कितना मिला है। इसमें कहा था कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति रहेगी वो रहेगी 23,24,000 करोड़ रुपए। तो प्रत्यक्ष कर के जो ताजा आंकड़े हमारे पास हैं 17 मार्च 2024 तक के, तो उसमें कहा है कि सरकार की कुल शुद्ध कर प्राप्ति डायरेक्ट टैक्स की बात करें 18,90,250 करोड़ रुपए रहेगी। एक साल पहले के मुकाबले 20% ज्यादा है, यानी सरकार को डायरेक्ट टैक्स में अच्छी वृद्धि हो रही है। तो शुद्ध कर प्राप्ति की जब हम बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि सरकार ने टैक्स रिफंड भी दिया है। सरकार को ज्यादा पैसे मिले हैं, लेकिन उसमें से उसने 3,36,808 करोड़ रुपए रिफंड कर दिया है। जिन लोगों का ज्यादा टैक्स कट गया था तो उन्हें लौटा दिया गया है। तो इस लिहाज से कुल प्राप्ति तो अब तक हो गई थी 22 लाख करोड़ रुपए, लेकिन 3,36,000 रिफंड कर दिया है। तो शुद्ध प्राप्ति है 18,90,000 करोड़ रुपए 17 मार्च तक। 1 हफ्ते का समय अभी और है, 1-2 हफ्ते का, तो सरकार को फाइनल और आंकड़े जो है और बेहतर हो सकते हैं। और उसके बाद अप्रत्यक्ष कर भी हैं। अप्रत्यक्ष कर भी सरकार को मिलते हैं। उसमें जीएसटी में सरकार का हिस्सा होता है। 50% जीएसटी सरकार केंद्र का होता है। जो भी जीएसटी के आंकड़े आते हैं तो उसमें 50% उस स्टेट का जहां पर जीएसटी काटा गया है और 50% केंद्र सरकार का। इसके अलावा उत्पाद शुल्क है और सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी जिसको कहते हैं। उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम सेक्टर में भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। सरकार ने वैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, टोल टैक्स, चुंगी, तमाम चीजों को मिला के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको मिला के जीएसटी कर दिया था। लेकिन अभी पेट्रोलियम सेक्टर इसमें शामिल नहीं है, इसलिए जो रिफाइनरियां हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरियां, उनमें जब पेट्रोल डीजल सब बन के निकलता है तो उस पर एक्साइज कटता है। तो एक्साइज ड्यूटी के आंकड़े 6 महीने के। 6 महीने में सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से 7,03,000 करोड़ रुपए मिले। करीब 19 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स से 17 मार्च तक, 7 लाख करोड़ रुपए सितंबर तक, तो 19 और 7 हो गए 26 लाख करोड़। और अब पूरे साल में अप्रत्यक्ष करों से बोला है कि करीब 15,37,000 करोड़ मिलेंगे। 6 महीने में 7 लाख मिले, पूरे साल में 15 लाख, तो 15 लाख ये हो गए और 20 लाख 17 मार्च तक हो सकता है उसमें थोड़ी और वृद्धि होगी, तो करीब 30 लाख से ज्यादा ही पहुंच जाएगा। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने की कि सरकार को जो उसकी टैक्स शुद्ध कर प्राप्ति होती है उसमें से स्टेट को भी हिस्सा देना होता है, जो कि करीब 30-32% है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि इस साल आप स्टेट को कितना दोगे। 5 साल, हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनता है। नया फाइनेंस कमीशन अब बनने वाला है, लेकिन जो पिछले फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था उसके मुताबिक इस साल
करीब 32%, सेंट्रल टैक्सेस में 32% स्टेट को देंगे। और नॉन टैक्स में जो सरकार कर्ज देती है कुछ देशों को, उसपे जो ब्याज मिलता है, जो सरकार के तमाम पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ONGC है, NSPC है, NTPC है, रेलवे उपक्रम है, तमाम जो है उनसे सरकार को लाभांश भी मिलता है। वहाँ जो सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी है तो उनको जो लाभ होता है उसमें सरकार को लाभांश मिलता है। केंद्रीय मंत्रालय और जो तमाम विभाग हैं वो जो जनता को सेवाएं देते हैं उसपे भी कुछ पैसा वसूलते हैं। पासपोर्ट और वीजा देते हैं, कंपनियों का पंजीकरण, पेटेंट, लाइसेंस, अब तटीय तेल क्षेत्रों से मिलने वाली रॉयल्टी, जो तेल निकालते हैं कच्चा तेल, दूर संचार क्षेत्र में जो 4G 5G जो लिया है कंपनियों ने उसका भी पैसा मिलता है। तमाम सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत है। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि जो सरकार ने कहा कि 30,03,000 करोड़ मिलेगा, उससे ज्यादा ही हो जाएगा जो आंकड़े जो बता रहे हैं। और GST, क्योंकि GST प्राप्ति भी ठीक बनी हुई, लगातार हर महीने 1,66,000 करोड़ रुपए औसतन मिल रहा है सरकार को। तो इसका आधा करीब 80,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आ, तो साल का 12,96 करीब 10 लाख करोड़ रुपए हो जाए। तो कुल मिलाकर सरकार की जो बजट की स्थिति है वो उसके अनुरूप है, जो उसने अनुमान रखे हैं उससे बेहतर रहने की उम्मीद है। क्योंकि ये तो हमने प्राप्तियों की बात की, अब खर्च की अगर हम बात करें, 23-24 में बोला था कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, तमाम चीजें। उसमें रेवेन्यू खर्चा भी है, रेवेन्यू मतलब जो वैसा सिर्फ पेमेंट करते हैं, भाई ये काम हुआ, ये खर्चा है, वो खर्चा है, तनख्वाह देते हैं, पेंशन देते हैं और इस तरह के जो नकद खर्चे होते हैं। और एक है पूंजी व्यय, जिसमें आप कोई योजनाओं पे खर्च करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, जैसा हमने बताया कि अस्पताल बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, गाँव में हाउसिंग जो गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, ग्रामीण सड़कें बना रहे हैं, पूंजीगत व्यय है। तो वहाँ ये बोला है संशोधित अनुमान है कि 45 लाख के बजाय 44,90,000 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे, यानी 10-12 लाख रुपए वहाँ बच रहे हैं। तो यहाँ प्राप्तियों में प्राप्ति कुछ ज्यादा हो रही है और खर्चे में खर्चा थोड़ा कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो आय और व्यय के बीच का जो अंतर था उसकी तस्वीर ठीक ठाक है। और सरकार का राजकोषीय घाटा यही वजह है कि जो पहले बोला था 5.9 रहेगा, अब इन्होंने बोला है कि 5.8% रहेगा। हो सकता है अगला जो बजट आएगा उसमें ये आंकड़ा और भी कम हो जाए। अब अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है 2024-25, अप्रैल 2024 से अगले साल मार्च 2025 तक का नया शुरू हो रहा है। अंतरिम बजट में कहा था कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस में कोई बदलाव नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई बदलाव नहीं है, और कुल बजट जो है 47,66,000 करोड़ रुपए का रहेगा। यानी इस साल था 45 लाख, अगले साल होगा 47 लाख। ये अंतरिम बजट के अनुमान है। और उसमें बोला था जो पूंजी खर्चा है इस साल था 10 लाख करोड़ रुपए, अगले साल बोला है 11 लाख करोड़ से ज्यादा। और राजकोषीय घाटा अगले साल इस साल के 5.8 से घट के 5.1 रह जाएगा। यानी राजकोषीय घाटा जितना कम होता चला जाएगा उससे यह है कि जो कर्ज लेती है सरकार, तो कर्ज लेने से जो बोझ बढ़ता है सरकार पर वो कम होगा। और दूसरी तरफ बाजार में जो पैसा है, जितना ज्यादा पैसा सरकार ले लेती है वो पैसा वहाँ बचेगा और उसको प्राइवेट सेक्टर यूज करेगा। उसमें जनता भी है, कंपनियां भी हैं, तमाम है, तो उससे निजी क्षेत्र में यानी सरकार का बोझ थोड़ा कम होगा। फिलहाल जून में जब परिणाम आ जाएंगे, नई सरकार बनेगी और जुलाई के अंत तक फिर दोबारा से बजट पेश होगा, तो वही बजट वास्तविक बजट होगा। ये तो अंतरिम बजट था, लेकिन पिक्चर पूरे साल की पेश कर देते हैं कि भाई ये करेंगे, ये होगा। तो अंतरिम बजट में क्या कोई बदलाव होगा, यही आंकड़े रहेंगे या नए आंकड़े आ जाएंगे? हो सकता थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, लेकिन मोटे तौर पर यही आंकड़े रहेंगे कि अगले साल का 47,66,000 करोड़ रुपए का बजट होगा, उसमें 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजी व्यय होगा और राजकोषीय घाटा जो है 5.1% रह जाएगा। और डायरेक्ट टैक्सेस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। भाई वही सरकार ने कहा था कि 2009-10 की अगर किसी की 25,000 रुपए तक की कोई टैक्स डिमांड है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको एक तरह से माफ कर दिया, नहीं लिया जाएगा। वहीं 10-11 से लेकर 2014-15 के दौरान किसी की 10,000 रुपए की अगर इनकम टैक्स की डिमांड बार आपको टैक्स भाई ये आपका बकाया है, तो वो भी सरकार ने छोड़ दिया था, उसको खत्म कर दिया कि नहीं लिया जाएगा। सरकार ने दावा किया कि 1 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट ला रहे हैं। उसमें कहा है कि अगले साल जो है जो देश की अर्थव्यवस्था है वो काफी ठीक ठाक है। 23-24 में बोला आर्थिक वृद्धि 8% रहेगी, इससे भी ज्यादा हो सकती है, 8.1, 8.2 भी रह सकती है। पहली 3 तिमाहियों में जो इस साल की पहली 3 तिमाहियां हैं उसमें 8% से ज्यादा रही है। तो ये आखिरी तिमाही है, इसमें अगर 8% या उससे आसपास भी रहती है तो पूरे साल की जो GDP ग्रोथ है वो 8% या उससे ज्यादा रह सकती है। इससे पहले 21-22 में 8.7 रही थी, ये कोरोना काल के बाद का अगला साल था, तो गतिविधियां एकदम शुरू हुई तो उछल गया, क्योंकि 20-21 में 6.6%
8% गिरावट आई थी, उसके बाद 21-22 में चढ़ गई, 22-23 में 7% रही, अब 23-24 में 8% हो रही। तो कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जहाँ एक तरफ तमाम इस तरह के लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तनाव बना हुआ है, वहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर चल रही है, ठीक ठाक दिखाई दे रही है। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें, 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642.49 अरब डॉलर पर पहुंच गया। बहुत अच्छी स्थिति है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का बड़ा पहलू है। इससे पहले देश का विदेशी मुद्रा अक्टूबर 2021 में सबसे ज्यादा 645 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। तो अभी ये 642 पे पहुंच गया है, हो सकता है नया रिकॉर्ड बन जाए। शेयर बाजार में तेजी का रुख है। फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, ब्याज दर में कटौती की योजना उसकी बन रही है। इससे वैश्विक बाजारों में तेजी का रुख है। सेंसेक्स भी चढ़ रहे हैं, निफ्टी भी चढ़ रहा है। सेंसेक्स 72,000 से ऊपर पहुंच गया है, निफ्टी 22,000 से ऊपर है। और डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन डॉलर की मजबूती का असर हमारे रुपए पर पड़ रहा है। हमारा रुपया 48 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 83.61 रुपए प्रति डॉलर तक आ गया है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि रुपया इतना ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। रुपया गिरने से हमारा इंपोर्ट महंगा होता है, एक्सपोर्ट तो सस्ता हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाता है। बहरहाल इसके साथ ही हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।